जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 10 अप्रैल 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का ब्रीफ न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करने का भी मेरे पास समय नहीं है, लेकिन ब्रीफ न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। कई दिनों से कई सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर डेली न्यूज़ एनालिसिस कीजिए। तो डेली न्यूज़ एनालिसिस मैं कर नहीं रहा था। उसका रीज़न था कि मेरे पास समय की काफ़ी कमी थी, मैं काफ़ी बिजी चल रहा था। और इनफैक्ट आज मैं थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज न्यूज़ एनालिसिस आपके साथ करूँ। लेकिन प्रत्येक दिन दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ, और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है उसको इस तरह से टिक करके मैं पोस्ट करता हूँ। तो आखिर टेलीग्राम पे जा करके भी आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। साथ ही साथ दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को कैसे पढ़ना चाहिए, किस पॉइंट को वहाँ पे से पढ़ना चाहिए और किस पॉइंट को छोड़ना चाहिए, किस न्यूज़ को पढ़ना चाहिए, किस न्यूज़ को छोड़ना चाहिए, किस न्यूज़ के किस पर्सपेक्टिव में पढ़ा जाना चाहिए, दैनिक जागरण को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, इस बात पे या इस टॉपिक को लेकर के कई बार हमने वीडियो बनाया है, कई सारे लेक्चर हमने लिए हैं। तो हमारे कोई भी वीडियो देख सकते हैं कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को कैसे पढ़ना चाहिए, और उसी अनुरूप कोशिश कीजिएगा आप लोग पढ़ने का डेली। अभी मेरे पास समय नहीं मिल रहा है कि मैं डेली इस पर वीडियो बनाऊँ, और उसका एक कारण यह भी है, एक तो मैं खुद बिजी हूँ, दूसरा कारण यह है कि बीपीएससी का प्रीलिम्स का डेट है 8 मई। बिहार में सीडीपीओ का एग्ज़ाम का डेट है 15 मई। यूपीएससी के एग्ज़ाम का डेट है 5 जून। और उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम का डेट है 12 जून। तो 12 जून के बाद ही अब हम लोग रेगुलर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। जो पुराने लोग हैं यहाँ पे, वो सभी लोग प्रीलिम्स की तैयारी में लग चुके हैं, और आपको लगना भी चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि जैसे ही मुझे समय मिलेगा वैसे ही मैं इनके लिए, स्पेशली बीपीएससी के लिए, मैं यहाँ पे टेस्ट का भी डिस्कशन कर रहा हूँ। तो इनके लिए, बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए या उत्तर प्रदेश पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए कुछ विशेष बात आपके सामने मैं डिस्कस कर सकूं, इसका मैं कोशिश करूंगा। दैनिक जागरण के जो नए लोग हैं उसको आप लोग पढ़ लीजिए। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। इंपॉर्टेंट न्यूज़ का कैसे पढ़ना चाहिए, इस पर मैंने कई सारे लेक्चर लिया। चलिए आज शुरुआत करते हैं आज का। फर्स्ट पेज पे देखिए, ये न्यूज़ है। ये न्यूज़ ऑलरेडी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, चूँकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, और वैसे भी मुझे इंटरेस्ट है पाकिस्तान के मसलों को जानने का। मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है। मैं रात में देख रहा था, देखिए एक कोटेशन है कि आपको अपने दोस्त से बेहतर आपको अपने दुश्मन को जानना चाहिए। तो इसलिए मुझे पाकिस्तान को जानने का काफ़ी इंटरेस्ट है। तो रात में लगभग जो है 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल चुकी थी, और 12:05 पे सुप्रीम कोर्ट जो है में हियरिंग शुरू होने वाला था। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग किस बात का शुरू होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट को आदेश दिया था कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन 9 अप्रैल को ही करवाइएगा। अगर आप 9 अप्रैल को नहीं करवाते हैं तो आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। तो पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट है उसके स्पीकर पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता। रात में 11 बजे तक कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन पे किसी तरह का कोई मतदान की चर्चा नहीं थी। कोई था नहीं कि क्या होगा नहीं होगा, काफ़ी अनिश्चितता थी। लेकिन जाकर के 11 बज के लगभग 50 मिनट के आसपास नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग शुरू हुआ, और उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जितने भी जज आ चुके थे, रात में 12 बजे सर्वोच्च न्यायालय खुल चुका था, सब लोग घर रिटर्न हो गए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भरा कल का दिन था, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब इमरान खान नहीं रहे हैं। अब पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ होने वाले हैं, जो नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। देखिए आपके लिए अब फिर से इंपॉर्टेंट है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन इंपॉर्टेंट है, और इंडिया पाकिस्तान के बीच में कौन कौन सा डिस्प्यूट है, लगभग 60 डिस्प्यूट है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के बीच में। तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। 77 डोज के लिए चुकाने होंगे 375 रुपये, एक बार इसको देख सकते हैं। अब देखिए ये जो न्यूज़ है इसका बैकग्राउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाफिज सईद का बेटा तनहा भी आतंकवादी घोषित, अच्छी बात है। हाफिज सईद को 32 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है पाकिस्तान कोर्ट के द्वारा, ये भी अच्छी बात है। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर किसी व्यक्ति को, मान लीजिए हाफिज सईद का बेटा है या कोई भी हो,
उसको हमें आतंकवादी घोषित करना भारत सरकार को, तो किस एक्ट के द्वारा घोषित किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए इस एक्ट का चर्चा है गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1969, इसे उपा भी कहते हैं। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया था। उपा जो है यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1969 का सुधार किया गया है 2019 में। 2019 में इसमें सुधार क्यों किया गया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि 2019 से पहले जो है उपा के तहत यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1969 के तहत भारत सरकार किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित नहीं कर सकती थी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मसूद अजहर एक पाकिस्तान का बहुत फेमस आतंकवादी है। मसूद अजहर को भारत सरकार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जा करके उनको लगातार प्रयास कर रही थी कि यूनाइटेड नेशन के आतंकवादी सूची में उसे डाल दिया जाए। चीन बार बार अड़ंगा लगा रहा था। तो उस समय में एक प्रश्न उठा भारत के सामने में कि आप यूनाइटेड नेशन जा करके किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने की बात करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या खुद आप किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकते हैं? तो हमारे पास इसके लिए कोई कानून नहीं था। हम उपा के तहत यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1969 के तहत हम किसी संगठन को आतंकवादी घोषित कर सकते थे, व्यक्ति को नहीं कर सकते थे। इसलिए 2019 में इसमें संशोधन किया गया है और संशोधन करके इसमें ये निर्देशित किया गया है कि हम व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित कर सकते हैं और किसी संगठन को भी आतंकवादी घोषित कर सकते हैं। आतंकवादी घोषित करने का कुछ 4 मेजर प्रोविजन है। आतंकवादी कार्रवाई करता हो या उसमें भाग लेता हो, आतंकवादी घटना को अंजाम देता हो या तैयारी करता हो, आतंकवाद को बढ़ावा देता हो या अन्यथा आतंकवादी गतिविधि में शामिल हो, ये 4 तत्व पे किसी व्यक्ति या संगठन दोनों को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। पहले सिर्फ संगठन को किया जा सकता था, व्यक्ति को नहीं किया जा सकता है। 2019 में संशोधन करके व्यक्ति को भी इसमें शामिल किया गया। देखिए, मतदाता तय करे दलों के मुफ्त उपहार के प्रस्ताव संभव है या नहीं। अगर आप इकोनॉमिक्स टर्म में देखें तो 2 मॉडल चलता है विश्व में, 2 मॉडल चलता है इंडिया में, इनफैक्ट 2 मॉडल चलता है। विश्व की तो मैं बात नहीं करूंगा। एक तो प्रोफेसर जगदीश भगवती मॉडल है। जगदीश भगवती मॉडल जो है, और यूपीएससी भी क्वेश्चन इस पर पूछा है, राइट, मेंस में क्वेश्चन पूछा। प्रोफेसर जगदीश भगवती मॉडल ये कहता है कि सरकार का मेजर काम है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो वहाँ के लोग अपने आप डेवलप हो जाएंगे, वहाँ का सोसाइटी अपने आप डेवलप हो जाएगा। मसलन एक एग्जांपल इस बात से दिया जा सकता है कि मान लीजिए एक जगह बंदरगाह खुला, यहाँ पे मान लीजिए एक बंदरगाह की स्थापना सरकार ने कर दिया, तो उसके आसपास देखेंगे कि कई सारे दुकान बाय डिफ़ॉल्ट खुल जाएंगे। तो इस तरह से लोगों की तरक्की वहाँ पे होना शुरू हो जाएगा। इसलिए सरकार का मेजर स्टेप है कि सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पे सुधार करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सुधार होगा तो लोग में सुधार होगा, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और समाज सुधरेगा, देश सुधरेगा, देश तरक्की करेगा, राज्य तरक्की करेगा। और इस मॉडल पे आधारित है गुजरात। गुजरात में सबसे अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया गया। तो ये प्रोफेसर जगदीश भगवती मॉडल है जो गुजरात इस पे आधारित है। दूसरा है प्रोफेसर अमर्त्य सेन मॉडल। अमर्त्य सेन मॉडल, अमर्त्य सेन मॉडल का ये कहना है कि सरकार का अगर विकास करना है, सरकार को अगर विकास करना है या राज्य को का विकास करना है, तो सरकार का मेजर 2 ही काम है। सरकार शिक्षा में सुधार कर दे, अच्छी से अच्छी शिक्षा अपने नागरिकों को दे, और सरकार स्वास्थ्य में सुधार कर दे, यानी अगर किसी की तबीयत खराब हो तो सरकार उसका देखभाल करे। तो सरकार का सिर्फ 2 काम है, शिक्षा दे और स्वास्थ्य दे। अगर अच्छी शिक्षा आप दीजिएगा तो अच्छी शिक्षा दीजिएगा तो लोग शिक्षित होंगे, लोग जागरूक होंगे। तो ऐसे कंडीशन में लोग शिक्षित होंगे, लोग जागरूक होंगे, तो लोग अपना विकास खुद कर लेंगे और समाज, लोग का विकास होगा तो समाज का विकास होगा और देश का विकास होगा। अमर्त्य सेन मॉडल पे आधारित है केरल, राइट। अब देखिए ये जो न्यूज़ आ रहा है ये बेसिकली दिल्ली को फोकस करते हुए न्यूज़ है कि दिल्ली में जिस तरह से चुनाव में मुफ्त चीज़ें दिया गया है या इनफैक्ट पंजाब में घोषणा किया गया, तो इस पर कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन का प्रभाव आप देखेंगे तो अमर्त्य सेन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स का प्रभाव इस पर दिखता है।
तो इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वहाँ के लोग डिसाइड करें कि क्या मुफ्त में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, और वैसा मेरा मानना है कि सरकार का मैं अमर सेन मॉडल से काफ़ी एग्री करता हूँ। सरकार का दो काम है कि शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छे से दे, अच्छी शिक्षा, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे, वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य दे। ये मेजर काम सरकार का दो है। तो माननीय जो है निर्वाचन आयोग में ये गया हुआ मैटर, निर्वाचन आयोग ने कहा है कि लोग ही डिसाइड करें। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्शन कमीशन क्या है, इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जो हम लोग बात करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से, मेंस पर्सपेक्टिव से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई सारे देश में समिति बनी है जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की मांग करता है। दिनेश शर्मा समिति हो गया, उसमें विधि आयोग को कई सारा रिकमेंडेशन हो गया। तो आप लोग एक सेपरेट नोट बना करके रखिएगा इलेक्शन रिफॉर्म्स पे, और साथ ही साथ निर्वाचन आयोग पे। आपको ये निर्वाचन आयोग का जो प्रोविजन है वो सारा का सारा लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। प्रधानमंत्री संग्रहालय में 14 से करें विरासत के दीदार। देखिए 14 तारीख को प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन हो रहा है, और प्रधानमंत्री संग्रहालय बेसिकली बनाया गया है कि देश में आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनकी कीर्ति को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को एक जगह पर्टिकुलरली रखा जाए, ताकि लोग आकर के देखें उन्होंने अपने समय में क्या काम किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री संग्रहालय दिल्ली में बनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन 14 अप्रैल को होगा। और 14 अप्रैल को क्यों होगा, उसका रीज़न है कि 14 अप्रैल को ही बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिवस है, इसलिए इसी दिन इस संग्रहालय का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा। फिलीपींस की सेना को ब्रह्मोस चलाने का प्रशिक्षण देगा भारत। फिलीपींस वो पहला देश है जो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल परचेज किया। तो ऐसे कंडीशन में वहाँ की सेना को भारत सरकार या भारत के जो मिलिट्री हैं तो वो प्रशिक्षण देंगे ब्रह्मोस चलाने का। अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे सीआरपीएफ के प्रयासों से कश्मीर में उमड़ रहे पर्यटन गृह सचिव। तो सवाल ये होता है कि सीआरपीएफ के प्रयासों को लेकर के गृह सचिव ही स्टेटमेंट क्यों जारी किया। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको समझना होगा कि सीआरपीएफ जो है वो बेसिकली रक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं आता, वो आता है गृह मंत्रालय के अधीन। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ ये पॉइंट को, कई बार हमने चर्चा किया है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आता है, और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का 7 विंग है, और ये सातों का सातों विंग होम मिनिस्ट्री के तहत आता है, गृह मंत्रालय के तहत आता है, रक्षा मंत्रालय के तहत नहीं आता। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के जवान पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा करते हैं और बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा करते हैं। हो सकता है बीपीएससी वगैरह में ये क्वेश्चन पूछ दे, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश पीसीएस में, यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बीएसएफ बांग्लादेश के साथ और पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा करता है। सिर्फ 2 देश के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा करता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो बीएसएफ जो है वो भी रक्षा मंत्रालय के तहत नहीं आता है, वो भी गृह मंत्रालय के तहत आता है। सेंट्रल रिजर्व फोर्स जिसकी चर्चा यहाँ पे इस न्यूज़ में किया गया है वो रिजर्व पुलिस फोर्स है, मतलब आवश्यकता पड़ने पे इसका इस्तेमाल होता है। कश्मीर में सेंट्रल सीआरपीएफ के जवान का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा आप देखेंगे कि कहीं चुनाव होता है तो उस समय में सीआरपीएफ के जवान का इस्तेमाल होता है। तीसरा है सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स, जहाँ पे इंडस्ट्रीज है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होता है सीआईएसएफ की। देश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, देश में मेट्रो में आप जाइएगा, दिल्ली मेट्रो में, तो वहाँ भी सीआईएसएफ के जवान आपको दिख जाएंगे। असम राइफल म्यांमार के साथ हमारी देश की सीमा की सुरक्षा करता है। असम राइफल यानी म्यांमार आप जाएंगे तो हमारे देश की जो बाउंड्री म्यांमार के साथ लगता है उसमें वहाँ पे आपको असम राइफल के जवान दिख जाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, प्रधानमंत्री और विशिष्ट लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी एनएसजी के जवानों को है। सशस्त्र सीमा बल भूटान के साथ और नेपाल के साथ हमारी देश में सीमा की सुरक्षा करता है। नेपाल के बाउंड्री पे आप जाइए, वहाँ एसएसबी के जवान आपको दिखेंगे। तो नेपाल और भूटान के साथ हमारे देश की सीमा की सुरक्षा करता है सशस्त्र सीमा बल। और इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी के जवान चीन के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा करता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है
ये याद रखिएगा। और ये सातों के सातों विंग आता है गृह मंत्रालय के तहत। तो इसलिए यहाँ पे सीआरपीएफ, देखिए यहाँ पे सीआरपीएफ के प्रयासों को लेकर जो सराहना कर रहे हैं वो गृह सचिव कर रहे हैं, राइट। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला हमारे देश के वर्तमान में हैं। मध्यस्थता से बदल सकती है भारतीय न्याय तंत्र की सूरत। मध्यस्थता को लेकर के देश में लगातार चर्चा हो रही है और एक अच्छा रास्ता है कि मध्यस्थता को के माध्यम से जो है न्यायिक व्यवस्था या न्यायिक प्रणाली को सुचारू रूप से चालू किया जाए। अगर मध्यस्थता के माध्यम से अगर न्यायिक तंत्र की शुरुआत होती है, इसको बेहतर करने का प्रयास किया जाता है। जैसे लोक अदालत होता है, लोक अदालत अगर आप देखिएगा तो वो भी मध्यस्थता का ही बेसिकली काम करता है। इसलिए लोक अदालत के डिसीजन को किसी भी न्यायपालिका में चुनौती नहीं दिया जा सकता। तो लोक अदालत के बारे में भी आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। लेकिन मध्यस्थता भारतीय न्याय तंत्र की सूरत को बदल सकता है, ये हमारे देश के राष्ट्रपति का स्टेटमेंट है। अब दक्षिण अफ्रीका जाएगा विशेषज्ञ दल। जब से मैं पढ़ाई करना मैंने स्टार्ट किया तब से मैं ये इस न्यूज़ को देख रहा हूँ, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। आज भी ये इम्पॉर्टेंट है। अप्रैल के महीने में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण आयोग प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संरक्षण के 2 विशेषज्ञ दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। देखिए देश में लगातार चर्चा हो रही है, नामीबिया से हम चीता मंगा रहे हैं, इसकी चर्चा देश में लगातार हो रही है। अब देखते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, चूंकि काफ़ी दिन से इस पर चर्चा है और यूपीएससी भी इस पर क्वेश्चन पूछता है। 1947 से भारत में चीता नहीं देखा गया। 1952 में चीता को विलुप्त घोषित किया गया। 1977 में इंदिरा गांधी के द्वारा ईरान से चीता को लाने का प्रयास किया गया था, लेकिन ईरान ने चीता देने से ऐन वक्त पे भारत को मना कर दिया था। अफ्रीकी देश नामीबिया से चीता नवंबर 2021 में ही आना था, लेकिन अभी तक आया नहीं है। और ये कुनो पालमपुर अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पे इसे लाया जाएगा। तो जब भी चीता आएगा कुनो पालमपुर अभ्यारण्य में आ जाएगा। बिग कैट का अगर आप देखेंगे 4 बिग कैट इंडिया में है। एक शेर है, दूसरा बाघ है, तीसरा चीता है और चौथा तेंदुआ। तो हमारे देश में तेंदुआ भी काफ़ी हैं, बाघ भी काफ़ी हैं, चीता भी काफ़ी हैं, शेर भी काफ़ी हैं, लेकिन हमारे पास बिग कैट में चीता नहीं है। तो 4 बिग कैट में सिर्फ चीता हमारे पास नहीं है, बाकी अन्य 3 बिग कैट हैं। तो चीता आएगा तो चारों के चारों बिग कैट भारत में मौजूद होंगे। अब देखते हैं इस पर क्या होता है। ,5% महंगा होगा कर्ज। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होने वाली है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बेसिकली डिसाइड करेगा। रेपो रेट जो है 0.5% बढ़ा देगा। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एक तो एमपीसी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एमपीटीसी मतलब होता है मौद्रिक समीक्षा समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या मौद्रिक नीति समिति या मौद्रिक समीक्षा समिति भी से आप कह सकते हैं। एमपीसी का गठन 2016 में, जून 2016 में किया गया था। और बेसिकली होता क्या था कि अगर आप देखिए जून 2016 से पहले, जो 2016 से पहले ऐसा प्रोविज़न था कि मौद्रिक नीति को सिर्फ और सिर्फ आरबीआई डिसाइड करता था। 2016 में क्या किया गया है कि सरकार ने ये प्रोविज़न किया है कि सिर्फ आरबीआई नहीं, इसमें सरकार के सदस्य भी शामिल होंगे। तो वर्तमान में 2016 के बाद एमपीसी में टोटल 6 सदस्य होते हैं। इन 6 सदस्य में 3 सदस्य सरकार के होते हैं और 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं। इन 3 सदस्य जो आरबीआई के होते हैं उसमें एक सदस्य होता है आरबीआई का गवर्नर, जो इस समिति को लीड करता है। टोटल इसमें 6 सदस्य होते हैं, सरकार के 3 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं और आरबीआई के 3 सदस्य में से एक सदस्य होता है आरबीआई का गवर्नर, जो इस समिति को यानी मौद्रिक नीति समिति को, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लीड करता है। तो इसी पॉइंट पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था और एक गलत ऑप्शन दे दिया था यूपीएससी ने। अगर आप क्वेश्चन देखिएगा 2019 के प्रीलिम्स का, तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि एमपीसी 12 सदस्यीय समिति है, तो नहीं, ये 6 सदस्यीय समिति है, 12 सदस्यीय समिति नहीं है। तो बेसिकली यही जो है 2 महीने पे
प्रत्येक 2 महीने पे एमपीसी की मीटिंग होती है। इसको लेकर के बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। यानी एक साल में टोटल 6 मीटिंग एमपीसी की होती है, प्रत्येक 2 महीने पे एक मीटिंग होती है। अब महंगाई को लेकर के एमपीसी का जो एक फैसला है वो है उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पे। उर्जित पटेल समिति ने अपनी सिफारिश में कहा था कि महंगाई जो है 4 ± 2% होनी चाहिए। यानी 4% महंगाई अगर होती है तो आइडल है, मैक्सिमम 2% एक्स्ट्रा हो सकता है और मिनिमम 2% कम हो सकता है। यानी मैक्सिमम 6% महंगाई हो सकता है, मिनिमम 2% हो सकता है, लेकिन सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि महंगाई सिर्फ 4% के अप्रॉक्स हो। अब मान लीजिए देश में महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ गई, तो इन्फ्लेशन बढ़ने का रीज़न क्या होता है? अगर इसके बैकग्राउंड में आप जाइएगा, ये इकोनॉमिक्स का ये सब कोर पार्ट है। इकोनॉमिक्स की किताब पढ़िएगा तो ये सब वहाँ पढ़िएगा आप। महंगाई बढ़ने का जो सिंपल रीज़न ये है कि मार्केट में लिक्विडिटी अधिक हो जाती है, मार्केट में लोगों के पास पैसा अधिक हो जाता है। मान लीजिए कि मार्केट में आप गए सब्जी खरीदने के लिए, मान लीजिए गोभी खरीदने के लिए गए या लौकी खरीदने के लिए गए, तो लौकी खरीदने के लिए गए, आप गए और आपके साथ 10 लोग और चला गया। आप 10 रुपये देने के लिए तैयार हैं, कोई 12 रुपये देने के लिए तैयार है, कोई 15 रुपये देने के लिए तैयार है, कोई 20 रुपये देने के लिए तैयार है। अगर मार्केट में लौकी कम होगा तो निश्चित तौर पे जो पैसा अधिक देगा वही लेकर जाएगा। तो इस तरह से महंगाई बढ़ती है, चूंकि लोगों के पास डिमांड अधिक है, लोगों के पास लिक्विडिटी अधिक है, लोगों के पास पैसा अधिक है, लोगों के पास डिमांड अधिक है, इसलिए मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है। मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है इसलिए महंगाई बढ़ती है। एक साधारण तरीका ये है कि महंगाई को कंट्रोल करने का साधारण तरीका ये है कि लिक्विडिटी को मार्केट से कम किया जाए। मार्केट से लिक्विडिटी को कम करने का तरीका ये है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रेट को बढ़ा देगी, आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाएगी। आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगी तो इससे क्या होगा? आरबीआई जो है रेपो रेट बढ़ाएगी, उससे क्या होगा कि बैंक जो है आरबीआई से कम उधारी लेगा, क्योंकि बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो कम उधारी लेगा, और बैंक को कम उधारी लेगा तो बैंक मार्केट में कम पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बैंक कम लोगों को कर्जा देगा। या बैंक मान लीजिए कर्ज का रेट बढ़ाएगा तो इससे क्या होगा कि लोग कम से कम बैंक से पैसा लेंगे, तो बैंक कम पैसा लोगों को देगा, लोग कम से कम बैंक से पैसा लेंगे। इससे क्या होगा कि महंगाई कंट्रोल में आएगी, लोगों के पास पैसा कम होगा, महंगाई कंट्रोल में आएगी। तो ये बेसिक फंडा होता है, बाकी इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक न्यूज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इसलिए मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। जीवाश्म ईंधन का विकल्प और जीवाश्म ईंधन का विकल्प माइक्रो एल्गे या शैवाल को यहाँ पे कहा जा रहा है, उसी को लेकर के ये न्यूज है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे पास राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 में आई थी। राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी का 2018 का 2 टारगेट था बेसिकली। एक तो ये था कि जिस तरह देश में पेट्रोल की दाम बढ़ रही है, तो पेट्रोल की दाम बढ़ रही है और पेट्रोल मंगाता बाहर से आता है, विदेश से आता है, तो 2022 तक यानी वर्तमान ईयर तक 2022 तक जितना पेट्रोल हम मंगाएंगे उसका 10% कम हम विदेश से मंगाएंगे, और ये 10% पेट्रोल में हम इथेनॉल को मिलाएंगे। और 2030 तक पहले ये प्रोविजन था कि 20% पेट्रोल में हम इथेनॉल मिलाएंगे, जिसको अब घटा करके 2025 कर दिया गया। 2 टारगेट था इसका बेसिकली, 2022 तक पेट्रोल में 10% इथेनॉल को मिलाना और 2025 तक 20% पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाना। तो इसी को लेकर के काम कर रही है। अब देखिए इस पे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें 3 तरह का बायो इथेनॉल या बायो डीजल का प्रोविजन है। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल को अगर आप देखेंगे तो इसको प्राप्त किया जा रहा है बेसिकली शुगर, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट, ये सबसे प्राप्त किया जा रहा है। यानी गन्ना का जो होता है, उसके बाद वेजिटेबल स्टार्च हो गया, वेजिटेबल हो गया, इस सबसे प्राप्त किया जाता है। मतलब सड़ा गला जो पदार्थ होता है नॉर्मली, उससे जो बायोडीजल प्राप्त किया जाएगा उसको फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल कहते हैं। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल बेसिकली जो है निगम के ठोस कचरे से लेकर के ड्रॉप इन इंजन का प्रयोग किया जाएगा। तो निगम का जो कचरा कलेक्ट करते हैं उसके माध्यम से जो बायोफ्यूल क्रिएट किया जाएगा उसको सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल कहा जाएगा। तो पहला जनरेशन बायोफ्यूल ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि शुगर से बनता है, स्टार्च से बनता है, वेजिटेबल ऑयल से बनता है, एनिमल फैट से बनता है, यानी गोबर वगैरह से भी बनता है।
सेकेंड जनरेशन किससे बनता है कि निगम के ठोस गैस से बनता है। और थर्ड जनरेशन बायो सीएनजी का जो प्रोविजन किया गया वो बेसिकली शैवाल से बनेगा। एक तो बायो सीएनजी भी होगा और दूसरा शैवाल को भी थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल के रूप में प्रयोग किया जाएगा, यानी शैवाल के माध्यम से ईंधन का प्रयोग किया जाएगा। और उसी के बारे में इस न्यूज़ पे चर्चा। तो तीनों जनरेशन याद रख लीजिएगा। फर्स्ट जनरेशन बनता है शुगर से, स्टार्च से, वेजिटेबल ऑयल से, एनिमल फैट से। दूसरा जनरेशन बनता है निगम के ठोस कचरे से। थर्ड जनरेशन बायो सीएनजी का प्रोविजन है जो शैवाल वगैरह से निर्मित होगा। तो यहाँ पे थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल ईंधन की बात है, उसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया। देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है, एक तो इंडिया और अमेरिका पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, उसको देख लीजिएगा आप लोग। 2+2 को लेकर के यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछा है, मेंस में बीपीएससी भी क्वेश्चन पूछा है। क्या होता है 2+2? 2+2 मतलब होता है कि दो, एक तो विदेश मंत्री और एक फिनांस मिनिस्टर, सॉरी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। भारत के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री और भारत के विदेश मंत्री, अमेरिका के रक्षा मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री जब किसी मुद्दे को लेकर के आपस में मिलकर बातचीत करते हैं तो उसी को 2+2 वार्ता कहता है। 2+2 वार्ता कहा जाता है, 2+2 डायलॉग कहा जाता है। यानी दोनों ही देश के विदेश मंत्री होते हैं शामिल उसमें, और रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। फिनांस मिनिस्टर शामिल नहीं होता, रक्षा मंत्री शामिल होता है और विदेश मंत्री शामिल होता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए इसमें विदेश मंत्री भी शामिल है, इसमें रक्षा मंत्री भी शामिल है। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डायलॉग होता है। भारत अभी तक विश्व में महज 4 देशों के साथ ये डायलॉग, इस तरह का डायलॉग कर रहा है। एक तो डायलॉग अमेरिका के साथ करते हैं, एक रूस के साथ भी हम कर रहे हैं, एक जापान के साथ करते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं। ये महज 4 देश हैं जिसके साथ भारत 2+2 डायलॉग कर रहा है। और फिर से 2+2 डायलॉग होने वाला भारत और अमेरिका के बीच में निश्चित तौर पे वर्तमान की जो परिस्थिति है उसको लेकर के महत्वपूर्ण होने वाला है यह 2+2 डायलॉग। देखिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कई सारे देश में जो है कलाकृति जो है विदेश चला गया था, वो रिटर्न हुआ है। जैसे माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति आई है जो वाराणसी में आई है, कनाडा से आई है। ये सब क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस पूछे, बीपीएससी पूछे या यूपीएससी पूछे। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। नारायण मूर्ति की बेटी अक्षरा का ऐलान, ब्रिटेन में करेगी सभी करों का भुगतान। नारायण मूर्ति के दामाद जो है बेसिकली वो ब्रिटेन के विदेश मंत्री हैं। तो ऐसे कंडीशन में उनकी बेटी ने कहा है कि चाहे उनकी भारत में प्रॉपर्टी हो चाहे ब्रिटेन में प्रॉपर्टी हो, उन पर जो भी उनको कर लगेगा वो उसका ब्रिटेन में बेसिकली भुगतान करेंगे। अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे है कि श्रीलंका में जिस तरह से क्राइसिस वर्तमान में चल रही है, फूड क्राइसिस श्रीलंका में चल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका में चल रही है, उस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। इनफैक्ट इंडिया श्रीलंका रिलेशन को लेकर के आपकी गहरी नज़र उस पर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे जो है ये भी मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जंगल में आग को लेकर के मेंस में भी क्वेश्चन पूछा है, पीटी में भी क्वेश्चन पूछा है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। जंगल में आग लगने का दोनों ही कारण है, मानवीय कारण भी है और प्राकृतिक कारण भी है। और जंगल में आग लगने का मानवीय कारण क्या है, प्राकृतिक कारण क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसको आपको इस न्यूज़ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। मेंस पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है, पीटी पर्सपेक्टिव से ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस की पहलू से ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। देखते हैं फिर जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं इस पर वीडियोस बना दूंगा। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में फिर कोशिश करूंगा कि सप्ताह में एटलीस्ट एक दिन आपके साथ दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का डिस्कस किया जा सके। लेकिन हमारे टेलीग्राम को आप लोग निश्चित तौर पर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम पर मैं सेपरेट टेलीग्राम पे मैं दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का जो न्यूज़ होता है, इंपॉर्टेंट न्यूज़, उसको टिक करके मैं प्रोवाइड करता हूँ। और कोई अन्य इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करना होता है आपके साथ तो मैं टेलीग्राम पे ही शेयर करता हूँ। तो टेलीग्राम आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए और बीपीएससी के पीटी के लिए सेपरेट वीडियो मैं आपके सामने में यहाँ पर लेकर आऊँगा। चलिए धन्यवाद।